नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है ये है कार्यालय में कैसे हम अधिक से अधिक उत्पादक बन सकते हैं, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि वर्क प्लेस पे हम कैसे ज़्यादा एफिशिएंट बने या बने रहें। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्या कारण है जो हमें एफिशिएंट बनने में रोकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला जो कारण है वो है आलस। ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। हो सकता है कि ये आपके नेचर का हिस्सा ना हो, परंतु किसी अन्य कारणों से आप आलस का अनुभव करते हो अपने कार्यस्थल पे। कई लोगों को ये आदत होती है दीवा सपना देखने की, इमेजिनेशन में खो जाने की, वो अपने काम के ऊपर ढंग से फोकस नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक कारण होता है कि हम हमारे ऑफिस में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। इंटरनेट की लत आज के युवाओं में सबसे जो सब बड़ा प्रॉब्लम है वो है इंटरनेट की लत। उसके अलावा अन्य कई पदार्थों के सेवन की लत भी आजकल आमतौर पे पाई जाती है, पर इंटरनेट की जो लत है वो आपके वर्क प्लेस पे, क्योंकि कंप्यूटर और इंटरनेट अवेलेबल होता है तो कई बार हम काम करने से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या हमारा ध्यान भटक जाता है। कई लोगों को आदत होती है बार बार क्रिकेट मैच के स्कोर को देखने की या उसको फॉलोअप करने की। कई लोग उस पर सट्टाबाजी भी करते हैं। कई लोगों को वर्क प्लेस पे वीडियो गेम खेलने की बहुत ही बुरी आदत होती है, जो हमारी नौकरी के लिए, हमारी आमदनी के लिए हानिकारक हो सकती है। कई सारे लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं ऑफिस प्लेस पे, क्योंकि अब मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू ट्रेडिंग हो सकता है, तो बार बार मोबाइल फ़ोन चेक करना, मोबाइल फ़ोन के थ्रू अपने इन्वेस्टेड स्टॉक पोर्टफोलियो को बार बार से चेक करना, इस तरह की आदत हो सकती है। इसके अलावा हो सकता है कि आपके अंदर लक्ष्य की कमी हो। आपने अपने प्रोफेशनल लाइफ में या अपने करियर के लिए कोई गोल ना बनाया हो जिसको आप हासिल करना चाहते हो, ऐसा कोई लक्ष्य निर्धारित ना किया हो। मोटिवेशन की कमी या तो प्रेरणा की कमी। आप अपने व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक किसी बर्डन की वजह से, किसी सामाजिक चैलेंजेस या प्रॉब्लम की वजह से, या किसी भी तरह के मानसिक दबाव की वजह से आप, हो सकता है कि वर्क प्लेस पे ज़्यादा मोटिवेटेड फील ना करता हो सकता है कि आपके कुछ प्रमोशन या कुछ इंक्रीमेंट या इंटेंसिव या सैलरी पेंडिंग या ड्यू हो। ऐसी कंडीशन में भी आमतौर पे कर्मचारी ज़्यादा प्रेरणादायक फील नहीं करते हैं। पर्यावरण, कार्यस्थल का पर्यावरण बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है हमारी अपनी कार्य प्रणाली या कार्यशैली को सीधे रूप से वो प्रभावित करती है। अब इन कारणों और उनके उपाय को देखते हैं। तो सबसे पहला आलस। आलस कई बार देखा गया है कि हो सकता है कि हमारे दैनिक जीवन के या हमारे नेचर का वो हिस्सा ना हो, पर कई बार अपर्याप्त नींद के चलते हम हमारे वर्क प्लेस पे आलस फील कर सकते हैं। आप आदत डालें कि आप वक्त पे सोए, हो सके तो शाम के बाद मोबाइल फ़ोन का यूजेज कम से कम करें, जल्दी से सोए और अच्छी नींद लेके आप पूरे 8 या 9 घंटे की नींद पूरी करें। उसके बाद है आप व्यायाम करें, क्योंकि हर ऑफिस या हर ऑर्गेनाइजेशन यही चाहता है उनके जो कर्मचारी है वो ज़्यादा तंदुरुस्त हो, ज़्यादा फुर्तीले हो, ज़्यादा फिट हो और अपने काम को त्वरित रूप से समय पे ख़त्म कर सके। अगर आप व्यायाम करते हैं तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि उससे आप ज़्यादा तरोताज़ा, तंदुरुस्त और हेल्थी फिट दिखेंगे और रहेंगे भी। व्यायाम करने से आपकी नींद भी अच्छी आती है, नींद की क्वालिटी काफ़ी सुधर जाती है, तो सीधे रूप से आपके स्वास्थ्य पे और आपको आलसमयी जीवन से बाहर निकालने में व्यायाम काफ़ी हेल्प कर सकता है। अपने लक्ष्य को प्रबंधनीय बनाएं। इसका मतलब है कि आप एक लक्ष्य निर्धारित करें और उसके लिए आयोजन करें। जैसे कि अगर हमें जर्नी करनी है, अगर आप अपने होम टाउन में रहते हैं जहाँ से आपको मुंबई या दिल्ली की तरफ आज जर्नी करनी है कल सुबह, तो आज आप उसके लिए टिकट बुक कराएंगे, पीने के पानी का प्रबंध, खाने का, कहाँ ठहरना है, किस लोकेशन पे जाना है, ऑटो लेंगे या कैब लेंगे, इस तरह के हम माइन्यूट प्लानिंग करते हैं। उसी तरह से हमारे जीवन में, हमारे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जो हमें हासिल करना है उसके लिए जो भी छोटे छोटे लक्ष्य है उसका आयोजन करना पड़ेगा। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर प्रोफेसर बनना चाहता है तो असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में या एसोसिएट प्रोफेसर रूप में उनको कुछ नामांकित जर्नल्स के अंदर अपने पेपर प्रसिद्ध करने होते हैं। वैसे ही अगर कोई पीएचडी स्टूडेंट या स्कॉलर है तो उसको कुछ पेपर पब्लिश करना या थीसिस का वर्क कंप्लीट करना हो सकता है। अगर कोई खिलाड़ी है और वो किसी पर्टिकुलर शॉट को खेलते हुए बार बार आउट हो रहा है तो उसको कुछ पर्टिकुलर टाइप
या कुछ विशेष प्रकार की गेंदों का सामने के लिए विशेष रूप से तैयारी करनी पड़ती है। तो उसी तरह से आप भी अपने लक्ष्य को ध्यान में रख के उसके अनुरूप आयोजन करें। नकारात्मक आत्मचर्चा से बचें और सकारात्मकता का प्रयोग करें। कई लोगों को ये भी आदत होती है कि वो नकारात्मक विचारों से पीड़ित रहते हैं। बार बार हमेशा उनके दिमाग में नकारात्मक ख्याल ही आते हैं। वो हमेशा सोचते हैं कि हम कितना भी काम कर लेंगे, ऑफिस वालों को हमारी कदर नहीं होगी, या प्रमोशन के टाइम पे कोई अनचाहा या जो नाम सोचा नहीं था वैसे किसी व्यक्ति को ही प्रमोट कर दिया जाए। तो ये सब ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। हम अगर किसी संस्था से वेतन पा रहे तो उस वेतन के एवज में हमें 8 या 9 घंटा जो काम करना होता है, हम उस काम के साथ संपूर्ण रूप से न्याय करें। ये हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। कार्य योजनाएं बनाएं। अगर आपकी ज़्यादा रुचि नहीं लग रही काम में या आप आलस फील कर रहे हैं, तो आप वर्क प्लेस पे पहुंचते ही पूरे दिन के दौरान होने वाली कार्य की दिनचर्या या कार्य को एक लिस्ट बना लीजिए और शाम होने तक उन कार्य को एक के बाद एक को पूरे करते चले। ऐसा करने से आलस का प्रभाव आपकी कार्यशैली पे नहीं होगा। ध्यान भटकने से बचें। जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, गेमिंग, ट्रेडिंग और किसी तरह की खेल की आप चाहक रहे हो तो आप उसको फॉलो करते रहते, तो इस तरह के डिस्ट्रैक्शन से वर्क प्लेस पे बचें। उसके बाद जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कई लोगों में देखा जाता है, वो दीवा सपनों में खो जाने का होता है। बीइंग अ स्टूडेंट, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, जब कोई लेक्चर या कोई टीचिंग लर्निंग प्रोसेस 20 मिनट से ज़्यादा चलती है तो उसके बाद विद्यार्थी आम रूप से ख्यालों में खोना शुरू कर देता है। वही चीज़ कई बार हमारे साथ वर्क प्लेस पे भी होती है। तो इसके लिए तो सबसे पहले हमें दीवा सपनों के प्रारूप को समझना पड़ेगा कि हम किस तरह के दीवा सपना देखते हैं। क्या ये हमारे हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, हमारे फैमिली बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ है, या कोई ऐसी चीज़ जिसको हम वास्तव में हासिल नहीं कर सकते पर उसको हासिल करने की हम कोशिश करना चाह रहे हैं, हम उसके दीवा सपने देखते हैं। तो हमें ये जान लेना चाहिए कि किसी भी तरह के सपने को हकीकत में बदलने के लिए एक्चुअल में मेहनत लगती है, और हमारे जो भी फील्ड के अंदर हम काम करें, जिस भी कार्य क्षेत्र में, वहाँ पर हमें एक्सेलेंट परफॉर्म करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम उस सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। तो हमें दीवा सपने से बाहर आने के लिए ये सोचने का रवैया अपनाना होगा कि हम हमारे दीवा सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कार्यरत हो जाएं। पैटर्न को पहचानें। क्या एक पर्टिकुलर टाइम पे ही आप सोचते हैं कि आप लंच ब्रेक के आसपास, या कई बार आपको लंबा जो दौर होता है कार्य करने का ऑफिस में, उसके चलते इस तरह के ख्याल आना शुरू होते, आप इमेजिनेशन में खो जाते, या आपके ब्रेक नहीं मिल पाने की वजह से, या कोई और रीज़न है कि आप अपने लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं। तो ये सारे कारणों को आप ढूंढें और फिर उन कारणों के ऊपर आप कार्य करना शुरू करें। अपने दिमाग को व्यस्त रखें। ज़्यादातर आदमी दीवा सपना तब सोचता है जब आप किसी टीम में काम कर रहे हो जिसमें कोई लीडर अपना प्रतिभाव दे रहा है और आप सिर्फ उसको सुन रहे हो। मतलब कि आप उस वक्त पे जब कोई काम नहीं करते हैं और आपके ब्रेन को ये लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है वो किसी काम की नहीं है, ऐसी कंडीशन में जनरली हम इमेजिनेशंस में खो जाते हैं। तो हमें करना है कि हमारे दिमाग को व्यस्त रखना है। जब भी इस तरह की कोई वार्तालाप होती है, आदान प्रदान होता है शब्दों का, उस वक्त हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो भी सीनियर व्यक्ति है वो जब भी कोई हमें इन्फॉर्मेशन देता है वो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत ही काम की है, आने वाले भविष्य में हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो दिमाग को व्यस्त रहे और अलर्ट रहे। उसके बाद है मेडिटेशन। आप ध्यान करें, मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें और इससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और आपका ध्यान भटकना या आप दीवा सपना देखना काफ़ी हद तक कम हो सकता है। अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाए, मतलब कि आप अपने गोल को टारगेट कर लीजिए। अपने कंप्यूटर के मॉनिटर स्क्रीन पे या अपने टेबल के ऊपर स्टिकर्स या गोल है जो भी है आपका, कि आप अगले 2 साल में ये अचीव करना चाहते हैं, आप 5 साल में ये अचीव करना चाहते हैं, आप 10 साल में कोई अचीवमेंट करना चाहते, उस गोल को ध्यान में रखिए। और उस गोल को पाने के लिए हो सकता है आपको पैसे की, प्रमोशन की या इंसेंटिव की ज़रूरत पड़ती होगी या पड़ने वाली है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने कार्य के साथ संपूर्ण रूप से न्याय करें और अपना 100% या हो सके तो 100% से भी ज़्यादा दें। कार्यस्थल पे हमारी एफिशिएंसी को जो अफेक्ट करने वाली जो एक और बड़ी चीज़ है वो है इंटरनेट की लत। इसके लिए आप पहले से
ये जानना ज़रूरी है कि ये किस तरह से एक व्यसन है। भाई सारे लोगों को लगता है कि एक सिर्फ मनोरंजन का जरिया है, ये एक ब्रेक के तौर पे हमें हेल्पफुल है, परंतु ये ऐसा नहीं है। इंटरनेट एक हैबिट बन जाती है। इंटरनेट पे आने वाला कंटेंट जो है हमारे दिमाग के अंदर कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ हार्मोन्स को रिलीज़ करता है। जब बार बार हमें इस हार्मोन की आदत पड़ जाती है और हमें इस तरह का हार्मोन फिर से बॉडी को नहीं मिलता है, तो आपको बार बार फ़ोन चेक करने के लिए पुश करता है, आपको फ़ोन चेक करने के लिए प्रोवोक करता है। तो ये जान लीजिए आप कि ये एक तरह से आपके ब्रेन और आपकी इमोशनल हेल्थ से जुड़ा हुआ मसला है, इसलिए ये काफ़ी गंभीर भी है। स्क्रीन से आप इतना चिपका हुआ क्यों महसूस करते हैं, उसका आप रीज़न्स फाइंड आउट करिए। क्या आपके लाइफ में कोई एंटरटेनमेंट का और ज़रिया नहीं है, या आपके दोस्तों के साथ आपका मिलना जुलना उठना नहीं है, या आप रियली प्रैक्टिकली सोशल लाइफ नहीं जी रहे, बल्कि सिर्फ आप एक आभासी दुनिया वर्चुअल सोशल लाइफ में ही एंगेज रखे हुए अपने आप को। उन कारणों को ढूंढिए और उनके ऊपर आप कार्य करिए। प्रौद्योगिकी के बदले आप बाहरी गतिविधियों को चुनें, मतलब कि आप एक अपने इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के अलावा बाहर का भी एक सर्कल होना चाहिए। हमारे दोस्त है, रिश्तेदार है, उनके बीच में भी हमारा उठना बैठना, शब्दों का आदान प्रदान या वार्तालाप, मिलना जुलना, या एक दूसरे का ख्याल रखना, या कोई आउटडोर एक्टिविटी में रेगुलरली पार्टिसिपेट करना, ये इंटरनेट के बदले एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जीवन जीने के लिए। जब तक सूरज की चमक है उस वक्त तक इंटरनेट को अवॉइड करिए, क्योंकि ऑफिस के आवर्स जो होते हैं वो जनरली यही होते हैं। सुबह 9 to 5 का जो जनरल ऑफिस टाइम कंसिडर, किसी का 11 से 6-7 हो सकता है, किसी का थोड़ा आगे पीछे, परंतु जो भी ऑफिस वर्क होता है वो जनरली सनलाइट के दौरान ही होता है। तो जब तक सूरज की चमक होती है तब तक हम इंटरनेट का उपयोग ना करें। अगर हम इस तरह का प्रण भी ले लेते हैं तो भी हमारे ऑफिस वर्क पे हमें ये इंटरनेट की जो लत है वो ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। हो सकता है कि इंटरनेट के माध्यम से ही आपको काम करना पड़ रहा हो, उस वक्त आप ध्यान रखें कि कोई भी ऐसी वेबसाइट या कोई भी ऐसा कंटेंट इंटरनेट पे हमें कंज्यूम नहीं करना है जो हमारे ऑफिस वर्क से रिलेटेड नहीं है। फैमिली रूम में आप टाइम देना ज़्यादा, कई लोगों को आदत होती है अपने बेडरूम में जाके फ़ोन या अपने लैपटॉप या टैबलेट को के थ्रू इंटरनेट एक्सेस करते रहते हैं। आप कोशिश करिए कि अपने फैमिली में ड्राइंग रूम में आप मैक्सिमम टाइम स्पेंड करें, आपस में बातचीत करें, और ब्लू स्क्रीन मतलब मोबाइल, टेलीविज़न, इस तरह की डिजिटल चीज़ों का उपयोग कम से कम करें। सोशल मीडिया का उपयोग सीमित करें। सोशल मीडिया एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, परंतु प्रॉब्लम ये हो गया है कि उसका जो उपभोग है वो हमने ज़्यादा से ज़्यादा करना शुरू कर दिया, हमारे ज़रूरत से भी ज़्यादा। अन्य व्यक्ति जिनको हम जानते हैं वो अपने जीवन में हो सकता है आगे बढ़ रहे हो सकता है खुश हो, कोई एक्टिविटी कर रहे हो, उनकी जीवन के कई सारे पहलू जो हमसे सीधे रूप से जुड़े नहीं हुए हैं, फिर भी हम उनको बार बार देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, जबकि हमें फोकस करना है हमारे खुद के पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स के ऊपर, हमारे प्रोफेशनल गोल्स के ऊपर, और हमारे फ्यूचर रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर। तो सोशल मीडिया का जो उपयोग है उसको सीमित करें, और वो जो समय हमारा बचता है उसको ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव, ज़्यादा क्रिएटिव वर्क के अंदर हमें यूज़ करना है। रीडिंग के लिए वक्त दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो बहुत सारी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपको पर्टिकुलर बुक से भी मिल सकती है। अलग अलग विषयों के ऊपर मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं, तो आपको जिस भी विषय में रुचि हो उस बुक को आप रीड करना शुरू कर सकते हैं। अपने लिए प्रोजेक्ट बना लें। अगर आप इंटरनेट पे टाइम स्पेंड करना आपको अच्छा लगता है तो इंटरनेट के ऊपर छोटे मोटे प्रोजेक्ट बना लें, वीडियो एडिट करना सीखे, पीपीटी बनाना सीखे, एक्सेल शीट पे वर्क करना सीखे, कोई अच्छे आपके ऑफिस में काम आने वाले सॉफ्टवेयर को बनाना सीखे। हो सके तो आप ज़्यादा एडवांस लेवल की कंप्यूटिंग जानते हैं तो आप कोडिंग वगैरह के थ्रू एप्लीकेशन वगैरह डेवलप करना भी कर सकते हैं, जो आगे जाके आपका अपना एक प्रोडक्ट होगा जिसको आप मार्केट में सेल कर सकते हैं या उससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, या अपना मन चाहा जो गोल होता है उसको आप अचीव कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल फ़ोन में, लैपटॉप में नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए, क्योंकि कई बार नोटिफिकेशन से ही आपको बार बार ये फ़ोन वगैरह उठा के इसको चेक करना पड़ता है। ख़ास तौर पे ऑफिस प्रीमाइसेस के अंदर फ़ोन डिसिप्लिन या फ़ोन एटिकेट्स फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अपने अकाउंट को प्लान इस तरह से करिए या अपना प्रोफाइल सेटिंग कर दीजिए कि ऑफिस आवर्स में आपको मिनिमम डिस्टर्बेंस हो और आपका काम आप अच्छे से कर पाएँ। अभी तक जो मैंने ये सूचना दे रहा था ये हम ये सोच के दे रहे थे
कि हो सकता है कि आप किसी वर्क प्लेस के ऊपर कर्मचारी के तौर पे काम करते हो, पर अगर आपका खुद का बिजनेस है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या आप किसी ऑफिस के मैनेजर हैं, तो उस रूप में भी ये सारी सूचनाएं आपको बहुत ही काम आने वाली हैं। उसके बाद है आप कोई नया शौक डेवलप कर सकते हैं। इंटरनेट की लत से छूटने के लिए आप जिम्नेजियम, कोई एरोबिक क्लास, कोई जुम्बा क्लास, कोई डांस क्लास या म्यूज़िक क्लास, या आपको जिस तरह की रुचि हो, कुकिंग क्लास वगैरह, कोई भी जिस चीज़ को में आपको इंटरेस्ट हो उसका आप शौक डेवलप करें, उसकी प्रैक्टिस करना शुरू करें। अगर इंटरनेट की लत आपसे नहीं छूट रही और आपको लग रहा है ये आपके सामाजिक जीवन को, आपके पारिवारिक जीवन को या आपके ऑफिस लाइफ को इम्बैलेंस कर रहा है, तो आप किसी थेरापिस्ट की भी हेल्प ले सकते हैं। क्रिकेट का फॉलोअप और वीडियो गेम, ये ऑफिस में ये दो कॉमन चीज़ है। कई लोग ये कंसिडर करते हैं कि क्रिकेट का स्कोर देखना या किसी गेम को फॉलो करना या ऑफिस में थोड़े वक्त के लिए वीडियो गेम खेल लेना ये गलत बात नहीं है, पर ये सोच बिल्कुल गलत है। आपको ऑफिस में काम करने के लिए बुलाया जाता है, आपके जो ऑफिस ओनर्स है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपके मैनेजर्स, आपके टीम लीडर्स आपसे पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन रखते हैं। उन एक्सपेक्टेशन को अगर फुलफिल ना भी कर पाए तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि वर्क प्लेस पे वीडियो गेम खेलना या वक्त ज़ाया करना एक तरीके से अपराध है, इनडिसिप्लिन है, ये इनटॉलरेबल है, ये कतई ये चलाया नहीं जा सकता है। अपने वर्क प्लेस पे एक शेड्यूल बना लें। अगर आप 10 बार क्रिकेट का स्कोर देख रहे हैं तो आप उसको कम करके हर घंटे देखना शुरू करें, या तो सिर्फ मैच के रिज़ल्ट के ऊपर आप फोकस करें। वीडियो गेम तो बिल्कुल ही बंद करिए, क्योंकि वीडियो गेम के अंदर आपके कंप्यूटर सिस्टम का हायर स्पेस ऑफ स्टोरेज वो कंज्यूम करता है, आपकी रैम को बिज़ी रखता है और आपके जो ओवरऑल सिस्टम के परफॉर्मेंस को वो रिड्यूस करता है। आपके बेडरूम से भी वीडियो गेम वाले जो उपकरण है उनको निकाल देना चाहिए, क्योंकि सीधे तौर पे आपके स्लीप पैटर्न को भी ये डिस्टर्ब करता है। फॉलोअप कम से कम करें या थोड़ा सा कम करें, जैसे मैंने आपको बताया कि जितना हो सके उतना कम करें और बाद में हो सके तो इसको बंद करें। वीडियो गेम डिटॉक्सिफिकेशन ये प्रोसेस है। अगर आप वीडियो गेम से बहुत ही बुरी तरह से एडिक्टेड है तो वीडियो गेम के बदले जो वीडियो गेम्स आप कार्ड्स के फॉर्म में खेल सकते हैं या बोर्ड के ऊपर खेल सकते हैं, जैसे कि चेस हो गया, लूडो हो गया, तो आप उस पर स्विच करिए और ये गेम आप ऑफिस आवर्स के दौरान ना खेलें, ऑफिस के ब्रेक टाइम में आप खेल सकते हैं या तो ऑफिस के बाद। अगर आपको गेम्स खेलना अपने ऑफिस के फ्रेंड्स के साथ पसंद है, आपके ऑफिस के कलीग के साथ पसंद है, तो आपको वीकेंड पे या ऑफिस आवर्स के बाद गैदरिंग या शाम की किसी पार्टी में इस चीज़ की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्वास्थ्य सीमाएं निर्धारित करना है। कई बार वीडियो गेम खेलने के चलते आपका टाइम इतना कंज्यूम हो जाता है, इतना वेस्ट हो जाता है कि आपके पास किसी तरह का अन्य खेल खेलने के लिए या व्यायाम करने के लिए वक्त नहीं बचता है, जो आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए आप ये ज़रूर से अपने शेड्यूल में ऐड करें कि आप अपना वर्कआउट या जिम जाना या अपनी अन्य हॉबी के लिए आप पूरी तरह से समय का आवंटन करते हो। एक नए जुनून की खोज करिए। अगर आपको लगता है कि ऑर्डिनरी आपके जो शौक़ है, हॉबी है, पेंटिंग है, ड्राइंग है, म्यूज़िक है, अगर उससे आपको वो पुश, वो किक, वो मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, तो आप एक नया पेशेंस हो जाए। आप सोच सकते हैं कि आप माउंटेनियरिंग का शौक़ डेवलप कर सकते हैं, आप रॉक क्लाइंबिंग का शौक़ डेवलप कर सकते हैं, या आप कुछ चीज़ रिपेयर करने का शौक़, या कुछ क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव, या कोई बड़ी इवेंट्स वगैरह प्लानिंग करना, इस तरह की चीज़ों के लिए भी आप आगे बढ़ सकते हैं। अपने मूल्यों का पता लगाइए। आपके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल हो सकता है कि आप इस देश के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो या उनके एडवाइज़र बन सकते हो, आप बहुत अच्छे क्रिकेटर्स बन सकते हो, अच्छे स्पोर्ट्समैन बन सकते हो, संगीतकार बन सकते हो। आपके अंदर असीमित पोटेंशियल है, आप अच्छे लेखक बन सकते हो, पर आप वो सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करके सिर्फ वीडियो गेम में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो आप बहुत ध्यान लगा के सोचिए कि आपके अंदर क्या चीज़ आपकी स्ट्रेंथ है, जिससे आप एक वर्ल्ड लीडर बन सकते, आप एक अचीवर बन सकते। हो सकता है तो आपके बेडरूम के, ड्राइंग रूम के या अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आप लिख लीजिए कि मैं ये बन रहा हूँ, मुझे बनना है और ये मैं बन के रहूँगा। और वीडियो गेम वगैरह से आप दूर रहिए। ज़रूरत पड़े तो मदद के लिए आप अपने दोस्तों को पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं कि जब भी मैं क्रिकेट में सट्टाबाजी करता हूँ या मैं इसके स्कोर को फॉलो करता हूँ
या मैं वर्क प्लेस पे वीडियो गेम खेलता हूँ तो तुम मुझे टैप कर सकते हो, तो मुझे चूंटी काट सकते हो या एक मुझे थप्पड़ मार सकते हो। आपको इस तरह का स्ट्रिक्ट अप्रोच अपने लिए रखना पड़ेगा, नहीं तो किसी दिन हम बर्बादी की कगार पे खड़े होंगे। कई लोगों को ऑफिस पे स्टॉक मार्केट को ट्रैक करने की आदत होती है, जिसमें कई लोग बहुत सारा टाइम बिगाड़ते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, चार्ट देखते हैं, स्टॉक्स ऑप्शन फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट को स्टडी करते हैं, डाटा एनालिसिस करते हैं, और बहुत सारा जो टाइम है जो ऑफिस प्लेस के लिए डेडिकेटेड होता है उसको वो स्पॉइल करते हैं। इससे बचने के लिए आप अपने डेस्क के ऊपर कैश मनी रखिए। इससे आपको पता चलेगा कि आप जब मार्केट में लूज़ करोगे तो इस तरह का अमाउंट आपके पॉकेट से, जैसे आपने टेबल पे रखा है वैसे ये अमाउंट आपके डिजिटल करेंसी के फॉर्म में आपके ट्रेडिंग अकाउंट से लूज़ होने के चांसेस हैं, क्योंकि आप वर्क प्लेस पे प्रॉपरली ना स्टॉक मार्केट को जस्टिफाई कर पाओगे, ना ही आप अपने वर्क प्लेस के कार्य पे ध्यान दे पाओगे। आप कंप्यूटर पे अपने बच्चों की तस्वीर भी लगा दीजिए, जिससे आपको पता चले कि जो पैसा आप स्टॉक मार्केट में लूज़ कर सकते हैं वो एक्चुअल में आपके भविष्य में आपके बच्चे की फ़ीस भरने के लिए काम आ सकता है या आपके परिवार की मेडिसिन के लिए काम आ सकता है। वो पैसा आज आप मार्केट में ट्रेड करने के लिए लगा रहे हो, और आप क्योंकि ऑफिस में हो, काम कर रहे हो, आप पूरा ध्यान नहीं रख सकते हो, आप अपने परिवार के साथ किसी तरह का अन्याय करने जा रहे हो। बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि एफडी में कम रिटर्न मिलते हैं, इसलिए हम स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं, परंतु एफडी कभी आपको नेगेटिव रिटर्न नहीं देता है। हालांकि उसका काफ़ी सारा पोर्शन बैंक में सिक्योर्ड रहता है, जो आपको बाद में बैंक के डिफ़ॉल्ट होने भी सरकार की मदद से मिलने वाला है। परंतु स्टॉक मार्केट में कई बार नेगेटिव रिटर्न आते हैं, आपके कैपिटल के ऊपर वो बहुत बड़ा डीप इम्पैक्ट कर सकता है, और उसको रिकवर करना दुगना मुश्किल है। जितना मुश्किल प्रॉफिट कमाना है, उससे ज़्यादा मुश्किल है लॉस को रिकवर करना। इसलिए वर्क प्लेस पे ट्रेडिंग से आप दूर रहें। हो सके तो आप अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट कर दें, ताकि वर्क प्लेस पे आप अपने काम पे ही ध्यान दे सकें। अपने आप से बात करो कि मैं जुआरी नहीं हूँ। अगर आप किसी तरह के भी सट्टा, या आप नॉन ट्रेंड पर्सन है, या आप स्टॉक मार्केट बैकग्राउंड से नहीं आ रहे, आपके ऑफिस में इस तरह की चीज़ें अलाउड नहीं, और उसके बाद भी आप जब स्टॉक मार्केट में अपने टाइम को, अपने एफर्ट्स को, एनर्जी को डेविएट करते हैं, तो आप तो एक तरह से अपने करियर के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ आप जुआ ही खेल रहे हैं। इसमें रिस्क है कि आपके जो एम्प्लॉयर है उनको ये बात पसंद ना आए, और आपको इसके लिए किसी तरह की पेनल्टी या आपके अगेंस्ट में कोई एक्शन लिया जा सकता है। तो ये आप अपने करियर को एक तरह से रिस्क पे ही रख रहे हैं। और आपको कभी नहीं भूलना चाहिए कि आपकी कमाई का जो प्राथमिक सोर्स है वो आपका ऑफिस है, आपका एम्प्लॉयर है, आपका ऑर्गेनाइजेशन है, ना कि स्टॉक मार्केट है। इसलिए स्टॉक मार्केट की जो ट्रैकिंग करना है हमें कम से कम करना चाहिए। कई लोगों में लक्ष्य की कमी होती है, इसके चलते वो ऑफिस के काम में ध्यान नहीं दे सकते। लक्ष्य निर्धारित करिए और बस आप अपने काम को शुरू करिए। अगर लक्ष्य नहीं है तो आप पहले लक्ष्य बना लीजिए। उसके बाद है महत्वाकांक्षी व्यक्ति बनने की कुंजी लक्ष्य निर्धारित करना। अगर हमारे पास लक्ष्य ही नहीं है तो हम वो जर्नी शुरू ही नहीं कर पाएंगे। अगर हमें पता ही नहीं है कि हमें दिल्ली जाना है या हमें हैदराबाद जाना है, तो तब तक हमें डायरेक्शन ही नहीं पता चलेगा कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। इसलिए अगर आप एक बार अपना लक्ष्य निर्धारित कर देते तो उससे आपको दिशा मिल जाएगी कि किस दिशा में हमें कार्य करना है। सबसे बड़ी चीज़ होती है शुरुआत करना। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों के लिए सोचते रहते हैं, पर एग्जीक्यूशन उससे भी काफ़ी कम लोग कर पाते। तो हमें एग्जीक्यूशन करने वाला बनना है। ऑफिस में भी अगर कोई आइडिया है हमारे पास, हमें लगता है कि हम उस आइडिया के ऊपर वर्क कर सकते हैं, उससे ऑफिस का और हमारा दोनों का ग्रोथ हो सकता है, तो उसको एग्जीक्यूट कीजिए, ना कि बस उसको सोचते रहिए। दोस्ती विकसित करें ऐसे लोगों के साथ जो आपको मोटिवेट करते हो, ऐसे व्यक्तियों के साथ जिनके पास लक्ष्य है और वो लक्ष्य पाने के लिए भरसक मेहनत और प्रयास करते हो। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ घूम रहे हैं जिसका अपना कोई लक्ष्य नहीं है, तो वो खुद तो डूबेगा ही, वो आपको भी ले डूबेगा। तो अपना सर्कल ऐसे दोस्तों का बनाइए, या फिर ऐसे दोस्तों का बनाए जिनके पास लाइफ में काफ़ी कुछ उन्होंने अचीव किया है, अचीव करने के लिए वो एफर्ट्स दे रहे हैं, उनसे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आप ऐसे दोस्तों को अवॉइड करिए, उनके साथ कम टाइम स्पेंड कीजिए, जिससे आपका मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल या इमोशनल कोई भी ग्रोथ नहीं हो रहा है। ऐसे दोस्तों से बिल्कुल दूर रहना है।
किसी एक समुदाय में शामिल हो जाए। कई सारे ग्रुप्स है, कई सारे ऐसे समुदाय, कई सारी ऐसी कम्युनिटीज़ बनी हुई है जो मोटिवेशनल एक्टिविटीज़ करती है। कई सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स ग्रुप्स बने हुए हैं, एंटरप्रेन्योर्स के ट्यूटर्स के ग्रुप बने हुए हैं, एंटरप्रेन्योर्स के मेंटोर्स के कम्युनिटीज़ है। तो ऐसे किसी समुदाय का हिस्सा बनिए। अगर आपके पास नहीं है लक्ष्य तो आपको वो लक्ष्य डिज़ाइन करने में, तय करने में और उसको पाने में मदद कर सके। असफलता और अस्वीकृति से जो डर है उसे काबू पाइए। कई लोग इसीलिए कोई लक्ष्य नहीं बना पाते कि उनको लगता है कि लक्ष्य पा ही नहीं पाऊंगा, पर ऐसा नहीं होता है। लक्ष्य बनाइए, चलना शुरू करिए। बेशक मुंबई जैसे शहर में रोज़ 100 लोग शाहरुख खान बनने के लिए आते होंगे, वो नहीं बनते, पर वो कुछ ना कुछ और बेहतर कर ही लेते हैं, क्योंकि एक एक्टर से पूरी ना फिल्म इंडस्ट्री चलती है, ना एक स्पोर्ट्समैन से पूरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड चलता है, ना ही एक नाटक या एक फिल्म के अंदर एक एक्टर के ऊपर ही सारे सीन फिल्माए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें भी शुरुआत करनी है। हो सकता है कि हम अव्वल ना आए, पर अगर हम उसके अव्वल के आसपास भी आ गए तो हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करने के काबिल बनते हैं। तो हमें ये डर से बाहर निकलना है कि हम हार जाएंगे। हमें हर हार में एक लेसन मिलने वाला है, हम उससे सीखेंगे और हम फिर से आगे बढ़ सकते हैं। अगर किसी तरह से मोटिवेशन की कमी है तो आप छोटे गोल बनाइए, उसको हासिल करिए और फिर अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए। खुद को अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कितना भी अच्छे करेंगे, हो सकता है कि सामने वाले को पसंद ना आए, देखने वाले की नज़र में लगता है कि वो छोटा हो। तो क्यों ना हम वैसे ही छोटे गोल बनाएं जिसको हम एक्चुअल में हासिल कर सकते हैं, क्योंकि बड़े गोल हो सकता है कि हमें हासिल करने में एक लंबा अरसा लग सकता हो। अनुभव की जाने वाली प्रत्येक सकारात्मक चीज़ को लिखे। लिख के इस तरह के अगर नोट अपने नज़रों के सामने आप रखेंगे तो आप अपने आप को अचीवर के रूप में पाएंगे। अगर रोज़ एक अच्छा काम करता हूँ, मैं उसको लिखता हूँ, तो 10 दिन में मैं जो एक लिस्ट प्रिपेयर होगी उसको अगर अपने नज़रों के सामने रखूँगा तो मैं देखूँगा कि मैं भी एक अच्छा खासा अचीवर हूँ। जीवन में मैंने काफ़ी कुछ अचीव किया है, और बेशक आप लोगों ने भी बहुत कुछ अचीव किया होगा। स्कूल टाइम में आपने कोई ऐसे कंपटीशन, कोई डिबेट कंपटीशन, कोई स्पोर्ट्स, स्विमिंग, कोई क्रिकेट कंपटीशन, कुछ ना कुछ ज़रूर जीता होगा। तो ये था कि आपने आज शायद हिस्सा लेना छोड़ दिया किसी तरह की स्पर्धा में, पर अगर आप आज भी किसी स्पर्धा में हिस्सा लेंगे तो आप ज़रूर जीतेंगे। आप आज नहीं जीतेंगे तो आपको उससे आपकी कमियों का पता चलेगा और आप अगली बार जीतेंगे। इसलिए हर चीज़ को आप लिखना शुरू करिए और अपने नज़रों के सामने उस लिखावट को रखिए। खुद को क्रेडिट दीजिए। अगर आप कुछ भी अच्छा करते हैं तो आप खुद को पहले क्रेडिट दीजिए। जैसे कि एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं कि आप बिज़नेस में कुछ भी अर्निंग करते हैं तो पहले अपने लिए पैसा निकाल लीजिए। वैसे ही अगर आप कुछ भी अचीव करते हैं, आप खुद को क्रेडिट ज़रूर से दीजिए, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती है। अपने लिए कुछ समय निकालें। अगर आपको लगता है कि ऑफिस का एनवायरनमेंट ऐसा है कि जो आपको डिप्रेस करता है, तो आप ज़रूर से ऑफिस और घर के बीच में भी 1-2 घंटा अपने लिए निकालिए। चाहे दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, चाहे अपनी पसंदीदा किसी जगह पे जाइए, पसंद का म्यूज़िक सुनिए, फेवरेट कोई मूवी देखिए, या आपको कोई हॉबी है वो हॉबी डेवलप कीजिए। आपको लगता है कि आप जैसे सोशल कम्युनिटी सर्विस दे सकते हैं, किसी ओल्ड एज होम को सर्व कर सकते हैं, किसी तरह से किसी दिव्यांगों के स्कूल में बच्चों को आप कुछ सिखाने के लिए टाइम डेडिकेट, आपको जिस चीज़ से सेटिस्फेक्शन मिलता है आप उसको करिए। वो चीज़ आपके अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी बहुत सारा आपका डिप्रेशन दूर करेगी। और जिन लोगों की आप हेल्प करने वाले हो इस माध्यम के थ्रू, उन लोगों से आपको बहुत सारा रिस्पेक्ट और प्यार मिलेगा जो शायद आपके ऑफिस या वर्क प्लेस पे ना मिलता हो। और ये हो सकता है कि आगे जाके आपके जीवन का मेन मोटो या गोल बन सकता है और आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। अपने साथ नम्र रहिए। किसी भी तरह की मिसहैप के लिए, किसी तरह के एक्सीडेंट के, या जो चीज़ें हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड है, या जो चीज़ें हमारे पर्सपेक्टिव के अलावा दूसरे व्यक्ति से भी संबंधित है, अगर इसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ होती है, कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है, तो उसके लिए अपने आप को दोष ना दें। अपने आप पे गुस्सा ना करें। गुस्से से होने वाले नुकसान आप ही को झेलने हैं। इन चीज़ों को
आप भूल जाइए। कोई भी बुरा अनुभव होता है उससे एक लेसन सीखिए और उस पर कुछ मिनटों के बाद हमें अपने गुस्से पे काबू पा ही लेना है, क्योंकि उस चीज़ का कंट्रोल ही हमारे पास नहीं है। तो फिर उसमें हमें कोई ज़्यादा वक्त डेडिकेट करना नहीं, हमें आगे बढ़ जाना है। मतलब कि ये है कि हमें हमारे बॉडी को, हेल्थ को, हमारे थिंकिंग प्रोसेस को, हमारे स्टैंडर्ड ऑफ थिंकिंग को किसी तरह से अफेक्ट नहीं करना है। हमें डे बाय डे और मोमेंट बाय मोमेंट हमें बेटर बनते जाना है। उपयोगी घटनाओं में भाग ले, मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो रही है, ब्लड डोनेशन हो रहा है, ऑफिस के अंदर किसी तरह का कोई सोशल वर्क हो रहा है, कुछ कंट्रीब्यूट किया जा रहा है कुछ बच्चों की पढ़ाई के लिए, या कोई भी सोशल कॉज हो रहा है, अगर आप उसमें कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकते, जो भी आपकी कैपेसिटी उसके अकॉर्डिंग आप कंट्रीब्यूट कीजिए। उससे आपको अपने प्रति बहुत सारा स्वाभिमान जागेगा, आप अपने लिए अच्छा बोलोगे, आप आपको अपने लिए अच्छा फील करोगे और 4 लोग आपके लिए भी अच्छा बोलेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे और ये आपके लिए बहुत ही प्रेरणादायी होगा। नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिव लोग आपको रिवर्स डायरेक्शन में ले जाएंगे और ये सीधी तरह से आपके प्रोफेशनल ग्रोथ को अफेक्ट करने वाली चीज़ है। वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपके सारे एफर्ट्स इंडिविजुअली जो आप करोगे, लेकिन आपके अपने अराउंड 360 डिग्री एंगल से डिफरेंट फोर्सेस आपके ऊपर अप्लाई होते हैं। हो सकता है आपका बॉस का प्रेशर हो, वर्क प्रेशर हो, ऑफिस के सिस्टम्स हो, हायरार्कीज कुछ ऐसी बनाई हो जो आपके फेवर में ना हो, आपके वर्क स्टाइल को मैच ना करती हो। एक आइडियल ऑफिस का एनवायरनमेंट एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे बहुत सारी पॉजिटिविटी हो, लोग आगे बढ़ने का सोचते हो, आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे की हेल्प करते हो। आगे बढ़ने के लिए अगर कोई आइडिया आप शेयर कर रहे हो तो उसको अप्रिशिएट किया जाए, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। अगर कोई ऑफिस अपने कर्मचारी के भलाई का नहीं सोचता है, जैसे कि इन केस के आपकी फैमिली में कोई बीमार है और आपको हॉस्पिटल के लिए आज जल्दी निकलना है क्योंकि आपको हॉस्पिटल पहुंचना है, और आपका ऑफिस इस तरह की केयर नहीं करता है, तो इस तरह का एनवायरनमेंट डेफिनेटली आपको बहुत डीपली हर्ट करता है और उससे आपका जो कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द ऑफिस होता है वो बहुत कम हो जाता है। एक अच्छा जो ऑफिस होगा वो अपने कर्मचारियों के इस तरह के प्रॉब्लम्स को समझेगा और ज़रूर से वो उनको रिजॉल्व करने में भी हेल्प करेगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है कि हम किस तरह से ऑफिस की प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, और ऑफिस को भी वैसे ही, ऑफिस मतलब कि जो हमारे एम्प्लॉयर है या ऑर्गेनाइजेशन है, उनको भी इसी तरह की सिस्टम्स बनाने चाहिए कि एम्प्लॉय की तरफ से प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ है, एम्प्लॉय का ग्रोथ भी बढ़े। बहुत सारे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ट्रेनिंग वगैरह कंडक्ट करते हैं और ये कभी नहीं सोचते कि ये ज़्यादा ट्रेन या ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा एम्प्लॉय तो ये दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में चला जाएगा। वो हमेशा कॉन्स्टेंटली एफर्ट देते रहते हैं कि एम्प्लॉय अच्छी हेल्थ स्कीम एक्वायर करे, बच्चों को अच्छी स्कूल में भेजे, और अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो वो खुद से स्कूल भी एम्प्लॉयज़ के लिए प्लान करता है जहाँ पे उनके बच्चों को अच्छे से अच्छी एजुकेशन मिल सके। अच्छे कार्य और अभ्यास को हमेशा वो प्रमोट करते हैं। अगर आपने डिमांड कर दिया कि आप आगे फर्दर स्टडी करना चाहते हैं और उसके लिए आपको लीव चाहिए, या आप किसी ट्रेनिंग में जाना चाहते हो जो आगे जाके ऑफिस के प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकता है और आपका ऑफिस ऐसी चीज़ों को प्रमोट करता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा नहीं करता है तो आप समझिए कि वहाँ का वर्क प्लेस सही नहीं है और वो आपको अफेक्ट कर रहा है अपने ग्रोथ के लिए। एक सहायक वातावरण, मतलब कि आपका ऑफिस का एनवायरनमेंट बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि आप किसी से हेल्प मांगो तो आपको हेल्प मिलनी चाहिए, ना कि पर्सनल, बट आपके जो ऑफिस का वर्क है उसके अंदर आपको हेल्प चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, किसी तरह का गाइडेंस चाहिए, कोई पास्ट हिस्ट्री आपको जाननी है उस वर्क से रिलेटेड कि प्रीवियसली इस काम को कैसे ख़त्म किया गया था, अच्छा कैसे कंप्लीट किया गया था, तो वो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल कराना अगर ऑफिस में हो जाता है तो आप समझिए आपके ऑफिस का वातावरण सही है। अदरवाइज़ ऑफिस का वातावरण काम करने लायक नहीं है। एक दूसरे के अंदर भरपूर ट्रस्ट होना चाहिए। जितने आपकी टीम है, जो आपके कलीग है, आपके बॉस है, उनको आपको उन पे ये ट्रस्ट होना चाहिए कि जो काम हमने दिया है, जो काम एक बॉस ने एम्प्लॉय के दिया वो एम्प्लॉय करके रहेगा। एम्प्लॉय कोई झूठ बोल के छुट्टी लेगा नहीं, और एम्प्लॉय को कभी किसी तरह की हेल्प की रिक्वायरमेंट हुई तो उस तरह का प्रोविज़न ऑफिस करके रखता है।
इस तरह का वातावरण एक्चुअल में काम लगता है जीवन में, प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। काम में कुशल कैसे हो, जिस चीज़ को लेके हमने वीडियो शुरू किया था, अब हम उस पर आ जाते हैं। एक समय में एक ही काम करें। बहुत सारी रिसर्च स्टडी में प्रूव हो चुका है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो कभी भी एक साथ में बहुत सारे काम पे अगर फोकस करेगा तो सारे काम अच्छे से नहीं होंगे, बल्कि वो एट ए टाइम अगर एक काम करेगा तो बहुत ही अच्छे से उस काम के साथ न्याय कर सकता है। नियमित रूप से ब्रेक ले। काम के अंदर आप कई घंटों तक सेम एफिशिएंसी, सेम स्पीड या इंटेंसिटी से आप फोकस नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते। तो आप हर 20, 30, 40, 50 मिनट, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ वर्क, डिपेंड अपॉन योर ऑफिस वर्क कल्चर और डिपेंड अपॉन द ग्रेविटी ऑफ इशू यू आर डीलिंग विद एट दैट मोमेंट, आप उस वक्त कितना बड़ा काम लेके बैठे उसको देखते हुए बीच बीच में ब्रेक ले। उससे आप हेल्थ वाइज भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा और आप फिर से एक नई एनर्जी के साथ अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। अपने सबसे बड़े काम को ध्यान दें, मतलब कि प्रायोरिटी। अगर आप 2-4 काम में फंसे हुए तो आपको कौन सा काम पहले करना है। पहले सबसे पहले वो काम करना है जिसके चलते ऑफिस का रूटीन अफेक्ट हो रहा है या दूसरे 10 लोग को उस काम के लिए वेट कर रहे हैं। हमें वो काम पहले नहीं करना है जिसकी जिम्मेदारी हमारे अकेले के ऊपर है। हमें वो काम पहले कंप्लीट करना है कि हमारे सबॉर्डिनेट से या हमारे साथ दूसरे लोग हैं वो डिपेंडेंट है हमारे उस काम के ऊपर, या जिस काम की डेडलाइन पास में है हमें उस काम पे फोकस करना है। उसके बाद देखें तो छोटे छोटे लक्ष्य, ये हमने कई बार इस वीडियो में बोला है कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। 2 मिनट के नियम का प्रयोग करें। किसी भी काम को लिंगरिंग नहीं करना, उसको कल करूँगा, परसों करूँगा, प्रोकास्टिनेशन। ज़्यादातर काम अगर 2 मिनट में हो सकते हैं तो उसको 2 मिनट में करके ख़त्म करिए और कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम काम को 2-2 मिनट में करके ख़त्म करना है। अगर काम बहुत बड़ा नहीं, उसमें बहुत बड़ा रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, एक रूटीन वर्क है, तो उसके ऊपर हमें बहुत सारा टाइम देना नहीं है, हमें उसको क्विकली रिजॉल्व कर देना है। टाइम ब्लॉक्स बना लीजिए। अगर आप एट ए टाइम 3-4 काम कर रहे हैं तो समझिए मॉर्निंग के 2 घंटे कौन सा काम करना है, दोपहर के, शाम के और लेट इवनिंग के। तो ऐसे 4-5 आप ब्लॉक बना लीजिए, अलग अलग काम के लिए डेडिकेट कर दीजिए। उससे आपके सारे काम पे वर्क होता रहेगा और सारे काम डेडलाइन तक खींचेंगे भी नहीं। अपने शेड्यूल मीटिंग्स को अधिक उपाध्याय बनाइए। ये क्या करना है, देखिए, एक तो काफ़ी लोगों को आदत होती है मीटिंग कॉल करते हैं, उसका टाइम होता है पर मीटिंग एंड करने का टाइम नहीं होता। तो आप पहले से डिसाइड कर लीजिए कि मीटिंग 2 मिनट, 5, 10, 15, 20 कितने मिनट में करनी है, कितने लोगों को सुनना है, क्या मुद्दे डिस्कस करने हैं। और उन मुद्दों के अलावा कई बार मीटिंग्स चालू होती है जिस मुद्दे को लेके, जिस एजेंडा को लेके, उसके अलावा लोग अपनी पर्सनल प्रॉब्लम गिनाना चालू कर देते हैं। हमारे डेस्क पे चाय नहीं आती, कोई बोलेगा हमारे यहाँ ये है, मेरे यहाँ नेटवर्क इशू है। तो देखना है कि मीटिंग जिन एजेंडेस के लिए बुलाई उससे हमें स्टिक होके रहना है, अदरवाइज वो सुनते सुनते हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा और जो काम ऑफिस में कंप्लीट होना चाहिए था वो नहीं होगा। कार्य प्रत्याशित करना, मतलब कार्य को एक तो डिस्ट्रीब्यूट कर देना, एक तो अच्छे से आयोजन करना और फिर उस काम के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग व्यक्ति तक डिस्ट्रीब्यूट करना। सारे काम हम अकेले से नहीं कर पाएंगे। पोमोडोर रणनीति ये कहती है कि भाई हर 30 मिनट में ब्रेक ले ही लेना है। अगर आप ज़्यादा देर तक काम करेंगे तो उसका अफेक्ट आपके वर्क की क्वालिटी के ऊपर होता है। रुकावटों को सीमित करें। देखिए, हर काम के अंदर रेजिस्टेंस तो होगा ही, तो जिन रेजिस्टेंस को ओवरलुक कर सकते हैं उनको ओवरलुक करना है, जिन रेजिस्टेंस को हटाना है। और ऑफिस में कई सारे लोग ऐसे होंगे जो हमारे काम को रेजिस्ट करते हैं, तो हमें उन सब काम को उनसे बचा के रखना है, उनकी नज़रों पे आने ही नहीं देना है कि वो आके अपना इनपुट दे, सजेशन दे या उस वर्क को मॉडिफाई करे या इन्फ्लुएंस करे। उसको स्ट्रेट कम्युनिकेशन रखना है हमें हमारे सुपीरियर या हमारे बॉस के साथ, और बीच में किसी भी तरह का रुकावट खड़े करने वाले लोगों से उसको बचा के रखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आगे जाके हम लोग और बेहतरीन वीडियो लाएंगे। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक का कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें।